हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अभी जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस आया है, चाहे जीके का हो चाहे अपने सब्जेक्ट का हो, सबने आपने देख भी लिया होगा। मेरे हिसाब से अब तक आपने एक उसकी कॉपी भी निकल वाली भी होगी। तो अभी अभी सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में यही टेंशन है कि फर्स्ट पेपर की अब मैडम तैयारी कैसे करें। कुछ टॉपिक हटे हैं, कुछ जुड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारी तैयारी कैसी हो। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो, आपके इस 8 महीनों का कैसे यूज कर सकते हो, आपको घबराना नहीं है। और इन 8 महीनों में भी आप कैसे फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हो, और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए क्यों, और कौन सी बुक अभी खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। इस वीडियो में हम सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। मैं नीतू सिंगल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आपने अभी तक देख लिया होगा कि मैम नया सिलेबस हमारा आ चुका है, कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा कि क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या इसमें से हटा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको बुक्स पढ़नी है। ये तो है नहीं है कि आप पुराना सिलेबस लोगे और पुरानी जो बुक्स पढ़ रहे हो उसी को रट्टा मारते जाओगे, पढ़ लोगे ऐसे भी, क्योंकि इस बार जो 2025 के पेपर हुए थे उनके अकॉर्डिंग आपको वैसे भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस बार जो भी स्ट्रेटेजी से लोगों ने पढ़ा था उसके कारण लोगों के 40% भी क्राइटेरिया है स्टूडेंट है वो पार नहीं कर पाए थे। तो इतनी कम सीटें होने के बाद भी जो लेक्चरर की एग्जाम है उसमें सीटें खाली हुई गई है। जैसे अभी पॉलिटी का ही देख लिया हुआ, पॉलिटी जो साइंस है उसमें तो 6 ही स्टूडेंट इसमें पास हुए। तो इसमें क्या कमी रही, क्या स्टूडेंट की कमी रही या फिर पेपर सेटर की ही कमी थी। तो इन सब चीजों की हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखो कि आप नया सिलेबस आपने निकलवा लिया। सबसे पहली बात है, आपको मोबाइल में सिलेबस नहीं रखना है, कहीं भी सिलेबस नहीं रखना। आपको सिलेबस की डिजिटल कॉपी नहीं रखनी है, आपको सिलेबस की आपकी जो कॉपी है निकलवानी है, एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। उस सिलेबस को फिर पहले एक बार वापस से आप 2 या 3 बार ऐसे पढ़ो जैसे किसी बुक को पढ़ रहे हो, और आपको वो याद हो जाना चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, अब यानी प्रेजेंट में कौन कौन से टॉपिक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सोचना है कि जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम कौन सी बुक्स पढ़ें और किस तरह से तैयारी करें। इस चीजों को लेकर भी आप लोग बहुत परेशान होंगे, तो हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। हालांकि मैंने बुक लिस्ट की पहले भी वीडियो बना चुकी है, लेकिन आज की बुक लिस्ट की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो से हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को हमको कौन सी बुक से कवर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम आज अगर बात करें तो हम देखते हैं कि जो बुक्स आपने पढ़ी थी, ठीक है, तो उन बुक्स में से अगर सिलेबस चेंज होता है तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, हम स्ट्रेस में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे अब कवर कर पाएंगे। तो आप बिना टेंशन लिए हुए जो बुक आपकी अभी है, आप केवल उन बुक्स को ही पढ़ें। अभी दिवाली तक आपको कोई नई बुक नहीं खरीदनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात मैं बता देती हूँ, क्यों, क्योंकि अभी दिवाली के बाद तक जो भी अच्छे ऑथर्स हैं उनकी बुक सबकी अपडेट होके आएगी अकॉर्डिंग टू नए सिलेबस, और अगर बुक अपडेट नहीं होके आती है तो उन बुक्स का कोई मतलब नहीं रह जाता। और या फिर किसी कोचिंग के नोट्स आपने लिए हैं या कहीं से कोचिंग आप अगर कर रहे हैं तो भी वो कोचिंग वाले भी जो स्टूडेंट जो सर हैं जो भी है उन्होंने जो पहले पढ़ा दिया है, जो हट गया है उसको छोड़ के आपको नए सिलेबस को वो अपडेट करा देंगे। तो मेरा कहना यही है कि अभी आपको कोई बुक्स में पैसा नहीं डालना है, आपके पास जो बुक है उन्हीं से आप पढ़ सकते हैं। और उसके भी मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आप कम से कम बुक्स खरीदें और आपका उन्हीं बुक्स में काम चल जाए। तो सबसे पहले हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में देखो, आपको पता है आपका गुप्त काल और मुगल काल है वो हट चुका है। अब टोटल आपकी क्या आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप देखें तो एक तो नाथ पब्लिकेशन की बुक फर्स्ट ग्रेड के साथ ज्यादातर अधिकतर स्टूडेंट के पास ये बुक मिल जाएगी। तो इस बुक में से जो टॉपिक आपके नहीं हटे हैं, जो एज इट टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को तो आप पढ़ ही सकते हैं ना, उन टॉपिक को आप उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई नया स्टूडेंट है या फिर किसी ने वापस से नई तरीके से जो पढ़ाई चालू की है, अपनी स्टडी चालू की है, तो गणपत सर के भी जो अपडेट नोट्स आए हैं उन नोट्स को भी आप ले सकते हैं। उनमें भी उन्होंने बताया है कि और भी जो अपडेट सिलेबस चेंज होने के बाद जो अपडेट होगा वो उसमें डाल देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप नाथ पब्लिकेशन की बुक आज भी मैं मानती हूँ कि बेस्ट बुक है। आप इस बुक को ही पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत
अच्छे आंसर्स ये देने वाली है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आर्यन कंपटीशन की भी बुक आती है, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर पप्पू सिंह राजावत सर की बुक है वो भी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर की। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है, जो आप पहले पढ़ रहे थे वही आपको अभी पढ़ना है। फ्रेशर्स स्टूडेंट है उनके लिए तो सब कुछ ऐसे ही नया है। तो नाथ पब्लिकेशन की बुक मोस्टली आपके पास होती है, तो आप वो, चाहे आप सिलेबस नई बुक आए तो भी नाथ पब्लिकेशन की जो पुरानी बुक से आप पढ़ रहे हो उस बुक में आप पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि आपने उसमें से हाईलाइट भी कर रखा होगा, अंडरलाइन भी कर रखा होगा, तो आप बुक से अगर उसे पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको क्या पुरानी चीजें लर्न हो जाती है, वापस से रिकॉल हो जाती है कि हमने ये चीज इसमें से पढ़ी थी। दूसरा है, अगर कोई नया स्टूडेंट है या फिर नई बुक्स उन्होंने वापस से किसी स्टूडेंट ने ली है, तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर ने इंडियन हिस्ट्री के लिए, राजस्थान हिस्ट्री के लिए जो नोट्स और बुक के रूप में निकाली है वो भी इनकी बेस्ट है। दूसरा पप्पू सिंह राजावत सर की बुक आती है जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की, बहुत अच्छी बुक आती है, काफी थोड़ी सी डीप है। आप थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगा सकते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, और इस बुक से पढ़ेंगे आपके यकीन मानिए आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं के बराबर है। लेकिन डिवीजन आपको 4 से 5 बार देना पड़ेगा तो ही आप इनको क्लियर कर पाएंगे। तो आपको इस बार पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है अगर आपको निकलना है एग्जाम में। तो अब हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए आपको मैंने पहले भी एक स्पेशली अलग से इसकी वीडियो बनाई हुई है कि मैथ और रीजनिंग के लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में आपके लिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत बेनिफिट है, हालांकि साइंस वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा इससे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें जो रीजनिंग वाला काफी जो टॉपिक है या मैटर है वो हटा दिया है। तो इसके कारण क्या है कि आपको थोड़ा सा रीजनिंग में कम पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने आपको इसकी पहले भी एक बुक बताई थी, यूएस शेखावत सर की, आज भी वही बुक मैं आपको रिकमेंडेड कर रही हूँ। यूएस शेखावत सर की बुक है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। आप उस बुक को पढ़ो ना, आप उसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपको पुराने क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है उस बुक से अच्छी, है ना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की दुनिया करके एक चैनल है, विवेक चौधरी सर उसमें पढ़ाते हैं, उसमें उन्होंने मैथ के भी और रीजनिंग के दोनों के वीडियो डाल रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी काफी अच्छा मैटर है, वो अच्छे से समझाते हैं, मतलब बेसिक से समझाते हैं। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए तो ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा उत्कर्ष क्लास में एक महेंद्र चौधरी सर के भी नोट्स हैं पुराने आर्ट्स के, मैथ के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वो भी उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। बस ये ध्यान रखना, नोट्स आप चाहे कहीं से ही बना लो, प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। और जहां तक हो सके मैथ की तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लेनी ही पड़ेगी, ताकि ज्यादा भी नहीं। तो मान लो अभी अब इस तरह से सिलेबस कम होने के बाद देखेंगे तो अगर 8 भी क्वेश्चन आ गए तो उसमें से 6 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको खासकर ध्यान रखना है, इस पर ध्यान भी देना है, आपको जोर भी देना है। और मैंने आपको जो बताया उन बुक से आपको बार बार प्रैक्टिस इसकी करते रहने। ज्यादा अभी इतना टाइम भी नहीं है कि आप ये भी ले लो वो भी ले लो और इसकी बुक भी खरीद लो, आपको एक ही बुक सफिशियंट है। कोई भी बुक लो, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके अलावा आप मैथ के लिए तो क्या कर सकते हो, एक पीवाईक्यू बुक जो आएगी आपकी, जिसमें आपके पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे, वो बुक तो आप खरीद लो। जैसे फर्स्ट पेपर जीके के लिए पीवाईक्यू बुक आती है, उस बुक को आप खरीद लो, उस बुक में से भी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ध्यान रखना, पीवाईक्यू बुक केवल फर्स्ट ग्रेड के जीके पेपर की ही इसमें प्रैक्टिस करना। आप जो और भी जैसे सीईटी के लिए, पटवारी के लिए, इन सब के लिए या तो वो प्रैक्टिस बुक इसकी कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से पर्टिकुलरली अलग तरीके के ही आते हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड वाली फर्स्ट जीके के पेपर की पीवाईक्यू की बुक से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारा है हिंदी, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी है, हिंदी में एक भी शब्द चेंज नहीं हुआ है, हिंदी जैसे थी पहले वैसी ही आपकी आने वाली है। नवीन हिंदी व्याकरण रचना इसकी बुक है, अच्छी बुक है, आप इस बुक को तो पढ़ ही लेना। ये बुक आपके लिए हिंदी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मैंने एक कोड़ा सर करके हैं यूट्यूब पर, उनकी क्लासें ली थी, आप डाल के देखना। वो सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जैसे हम जैसे जो हिंदी स्टूडेंट है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जैसे साइंस के स्टूडेंट है ना, मैथ के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, उनको क्या आता है कि हमें प्रॉब्लम आती है हिंदी को समझने में। हालांकि इजी है लेकिन फिर भी हमें समझने में नहीं आता। तो उन्होंने क्या बेसिक से समझाया हुआ है, काफी अच्छी चीजें समझाई हुई है। तो आप उनकी 3-4 क्लासें भी देखेंगे ना, तो आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत अधिक
बढ़ जाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि अभी आपके पास टाइम भी है, आप एक बुक भी खरीद लो, साथ में इनकी बुक 2-3-4 क्लास देख लो। कभी भी जब भी आपको टाइम मिले तो आपकी हिंदी है वो अच्छी से तैयार हो जाएगी। आप 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन तो इसमें से आराम से कर पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ चेंज होने वाला है। इसमें तो वही 5 क्वेश्चन इसके आएंगे। आगे बात करें हम इंग्लिश की। इंग्लिश है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, आपके 5 में से 3 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं होंगे, ये गारंटी है। कोई रेयर ही स्टूडेंट होगा, 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पूरे 4 या 5 क्वेश्चन इसमें सही हो पाते हैं। तो लेकिन इसके लिए आपको ये नहीं है कि इस पार्ट को आप छोड़ दें। छोड़ तो आप किसी को नहीं सकते, इस बार स्किप तो आपको किसी को करना ही नहीं है। BL रस्तोगी सर की जो बुक आती है, या तो ये बुक ले लें, उसमें से आपके जो भी टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस तो हुआ ही नहीं है। जो भी बुक आपके पास पुरानी पड़ी है पुराने स्टूडेंट के पास, वो तो इनमें से ले सकता है। और अगर कोई नया स्टूडेंट है तो या तो BL रस्तोगी सर की बुक ले ले, या फिर 10th क्लास की 9-10 में जो ग्रामर की बुक चलती है उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको केवल आपके रूल्स पढ़ने हैं और फिर उनसे प्रैक्टिस करनी है। तो उनसे प्रैक्टिस करोगे तो ही आप क्वेश्चंस को हल कर पाओगे, क्योंकि अभी जो इस बार है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो मैटर जो फिक्स था वो हटा दिया है। अब वोकैबुलरी भी इसमें बहुत अधिक आने लगी है, या इसके अलावा भी हम देखें तो आर्टिकल्स वगैरह हैं, इन चीजों को भी इसमें देने लगे हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सिखवाल सर की बुक एक आती है, सिखवाल पब्लिकेशन की तरफ से भी बुक आती है, लेकिन ये शायद लास्ट में निकालते हैं। इसकी हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए एक करके एक बुक आती है, तो उस बुक से भी आप चाहें तो अभी किसी बुक से पढ़ना प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें करंट अफेयर्स की, जिसमें लोगों ने स्टूडेंट ने ज्यादातर इस बार मार खाई थी, और इसकी वजह से ही 40% वाले क्राइटेरिया से स्टूडेंट बाहर हुए थे। करंट अफेयर्स में आप कुछ नहीं कह सकते कहां से आने वाला है, लेकिन करंट अफेयर्स में आपके ज्यादातर टॉपिक वही है, केवल एक साइंस टेक्नोलॉजी को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस उन्होंने ज्यादा दे दी है। पर आप पढ़ोगे कैसे इसमें? पढ़ने के लिए आप अभी तो 2 महीने वाली जो मूमल आती है, या तो उसको कंटिन्यू चालू रखो, तो उसमें से क्या काफी हद तक आपको राजस्थान वाला या फिर कुछ भी जो इंटरनेशनल लेवल पर घटित हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। या फिर क्रोनोलॉजी आप ले सकते हैं, अगर इंटरेस्ट से आप पढ़ सकते हैं तो क्रोनोलॉजी को पढ़ लो। सूजस बुलेटिन, एक आप ध्यान रखना कि सूजस की खबरें के लिए आप यूट्यूब पर कोई भी एक चैनल सूजस बुलेटिन करके आप सेलेक्ट कर लो। उस चैनल पे से 10 से 15 मिनट 20 मिनट की डेली उसमें जो भी न्यूज आती है उस न्यूज से अपने नोट्स बना लो। तो ये भी कोई भी एक चैनल लेके सूजस से अपनी नोट्स है वो जरूर बना लेना, ठीक है। और एक न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर ले लो कोई भी, चाहे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं इंडियन टाइम्स, नवभारत टाइम्स, कुछ भी ले सकते हो, उसको आप डेली पढ़ना है, ठीक है। लास्ट के टाइम पे फिर आप कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी सर जो बुक निकाले वो अपने नोट्स पढ़ना, उनके बुक को ले सकते हो। साथ में आप चाहो तो कोई भी एक चैनल फॉलो कर लो, इसके लिए कोई भी 1 या 2 चैनल। एक तो मैं बताऊं इसमें आप ना, आप चाहे तो दृष्टि वाला चैनल है ना, उसकी 10 मिनट की या 5 मिनट की डेली का जो न्यूज आती है ना, आप उसको फॉलो कर लो। दृष्टि का चैनल है, उसमें काफी लेटेस्ट मतलब अपडेट न्यूज आती है, तो आप उसको फॉलो कर लो। साथ में आप अपने फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कोई भी एक चैनल, किसी भी सर का एक चैनल फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट लगे। आप 1-2 बार देखो, किसी को भी जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो कर लो। और ध्यान रखना, आपको करंट अफेयर्स पढ़नी जरूर है, लेकिन इसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पिछली बार ऐसे भाग भाग के पागल हो गए थे और इसने बेड़ा गर्क कर दिया था। तो अभी इस बार क्या करोगे आप? करंट अफेयर्स हमें पढ़नी है, लेकिन इसके पीछे भागना नहीं है कि इसके पीछे हमने सब कुछ ही छोड़ दिया, ठीक है। जितने अगर आप 10 में से 5 भी क्वेश्चन इसको सही कर पाए तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि आप और सब्जेक्ट को मजबूत कर लो ना, और सब्जेक्ट आप मजबूत कर लोगे तो इसको तो वैसे ही आप स्किप भी हो जाएंगे। इतने से क्वेश्चन तो हम छोड़ के भी आते हैं, ऐसा तो है नहीं कोई 75 में 75 भी हम करके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आगे साइंस है स्टूडेंट को, ये भी एक अच्छी कहते हैं ना स्कोरिंग पार्ट है साइंस का। आपको लगता है साइंस में, लेकिन साइंस का क्या है, इसका क्राइटेरिया बहुत कम है, मतलब आपको पढ़ना एक लिमिटेड सोर्स से है। सबसे अच्छी बात है ये, क्योंकि साइंस में से जितने भी अभी तक 2025 तक भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस 9th और 10th की एनसीईआरटी की बुक से आगे पूछे ही नहीं गए हैं बस। और या फिर इसमें है ना जो पुराने क्वेश्चंस हैं PYQ, वो क्वेश्चंस को वापस से रिपीट किया गया है। तो 1-2 क्वेश्चन तो आप अगर आपने PYQ भी देख ली होती तो उससे ही सही हो जाते हैं आपके।
तो साइंस को तो आपको छोड़ना है ही नहीं, बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, क्योंकि साइंस में आप एनसीईआरटी में 9th-10th की जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। दूसरा, आप इसकी पीवाईक्यू बुक लीजिए, और पीवाईक्यू में अभी तक 2025 तक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को वापस से बार बार या तो एक साइड लिख लो या फिर उनको रिवाइज कर लो। तो ये भी आपको एक बहुत बेनिफिट देगा। इसमें से आप जहां इतना भी कर लोगे तो आप 3 क्वेश्चन इसमें आराम से सही कर पाओगे। इसके अलावा आपको लगता है कि मैडम मुझे एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है और इतने नोट्स हम बना भी नहीं पाते हैं, तो मेरा चैनल है दिव्य बायोलॉजी क्लासेस से, जिस पर मैं वीडियो डालती हूँ। उसमें मैंने एक सीरीज चालू की है एनसीईआरटी से ही साइंस की सीरीज। उसमें मैं अपने नोट्स एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके मैं उससे नोट्स बनाती हूँ, अपने डिजिटल नोट्स है, फिर उनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आप चाहें तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो। और उस चैनल पे हालांकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए, और ये तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं उसमें वीडियो डाल देती हूँ। आप ये नहीं सोचना, लेकिन मैं उसका आपको जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, और मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट भी करा दूंगी। और यकीन मानिए जितने इसमें नए टॉपिक जुड़े हैं ना, वो टॉपिक भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगी। लेकिन बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा। ये मेरी गारंटी है, उसमें से आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एनसीईआरटी की लाइन है ना उसको मैं चेंज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि एनसीईआरटी जब क्वेश्चन पूछती है ना तो वो लाइन को ऐसे उठा के दे देती है उसमें से आरपीएससी। ठीक है, जो आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है तो एनसीईआरटी को लाइन को ऐसे उठा के दे देती है, ऐसे की ऐसे एज इट लाइन। तो आपको क्या फिर क्वेश्चंस का आंसर करने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट इस चीज को समझ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट को इनको थोड़ा सा समझना टफ हो जाता है, क्योंकि भाई उनका बैकग्राउंड नहीं है ना साइंस का इसके लिए। तो इसके लिए आपको लगेगा ऐसा, लेकिन मेरे चैनल पे मैं मेरी कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ। मैंने जो एनसीईआरटी की लाइन से मेहनत करके अपने नोट्स बना रही हूँ, तो आप उन वीडियो को देखें और अपने खुद के, या तो आपके पास टाइम नहीं हो तो पीडीएफ से अभी तो हाईलाइट कर लें, 2-3-4 बार पीडीएफ निकलवा के उसके पढ़ लें। फिर लास्ट टाइम पे आप उनके शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट हाईलाइट्स पढ़ लेना, तो आपके मैं यकीन मानिए 5 में से 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। और ये आपके लिए इस बार बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, यही आपको इस बार आगे करेंगे और स्टूडेंट्स से। क्योंकि जीके है, जीके में हम जो भी इंडियन हिस्ट्री में हमने देखा इस बार हमको काफी धोखा मिला है, करंट अफेयर्स में इस बार धोखा मिला है। तो इसके लिए राजस्थान हिस्ट्री है, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर है, वो थोड़ा डीपली पूछे जाने लगा है। तो इसके लिए आपको इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं हम इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी में कुछ बेटर जुड़ा भी है, कुछ इन्होंने क्लेरिफाई भी किया है। काफी अच्छा जो कहते हैं ना इसका कि जो पैटर्न है वो बना दिया इंडियन पॉलिटी का। तो इंडियन पॉलिटी के वही क्वेश्चन, जहां तक है क्वेश्चन तो वही 5 आने वाले हैं। तो इसके लिए नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना एचपी टेलर सर की, बहुत अच्छी बुक है वो। फ्रेंड्स यकीन मानिए मैंने भी वही बुक पढ़ी थी, उसमें से मेरे 4 क्वेश्चन में से 3 इसमें सही हो गए थे, क्योंकि एक तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं था। इंडियन पॉलिटी में क्या है कि इंडियन पॉलिटी को ज्यादा लेंथी बुक से पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इतना आप पढ़ोगे, और अगर आपसे डीपली पूछ ली तो आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक ही पढ़ लो, आप उसमें से भी नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज वाली और नॉर्मली आप समझने वाली बुक है वही लेनी होगी आपको फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। तो क्योंकि हमें और भी सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करना होता है, तो इंडियन पॉलिटी के लिए या तो आप नाथ पब्लिकेशन की बुक ले लें एचपी टेलर सर की, काफी अच्छी बुक है। 4-5 बार उसको रिवाइज करोगे तो आपके अच्छे से आपका क्वेश्चन उसमें से क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करें इस बार राहुल चौधरी सर की जो बुक है वो भी काफी ट्रेंड में है। आपको लगता है तो आप उनकी कोचिंग भी ले लो, अगर इंडियन पॉलिटी की स्पेशली लेना चाहते हो तो पॉलिटी या जियोग्राफी नहीं, मेरे हिसाब से तो आप इनकी बुक भी ले लो और बुक लेके पढ़ लो। साथ में इसके एमसीक्यू जब ये यूट्यूब पर डालते हैं तो एमसीक्यू को सॉल्व कर लो, आपके इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। आप जो भी आपको बेस्ट लगती है आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने आपको ऑप्शन बता दिया, आपको ज्यादा इन बुक्स के पीछे भागना नहीं है।
अब हम आगे बात करते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है हमारे, केवल सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन को ऐड कर दिया है और हमारा जो भी सिलेबस पहले था वो की वही है। तो इसमें राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है वो काफी अच्छी बुक आती है। इसमें भी राहुल चौधरी सर की आप चाहें तो पॉलिटी जियोग्राफी करके अगर अलग से इनकी कोचिंग आ रही हो तो आप कोचिंग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जियोग्राफी आप पढ़ तो सकते हो लेकिन जियोग्राफी क्या अपडेट होती रहती है, करंट के साथ अपडेट होकर पूछी जाती है। इसके लिए आप इसकी चाहे तो कोचिंग ले सकते हैं या फिर इनके कोई सर के नोट्स या बुक ले सकते हैं। और आप कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप हरिओम सक्सेना सर की जो बुक आती है जिसमें जियोग्राफी पूरी अपडेट होती है, उसकी अगर नई बुक जैसे अपडेट होके आती है दिवाली के बाद तक शायद हो सकता है इनकी भी बुक अपडेट ओके आ जाए तो आप उस बुक से कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने भी जो LM जियोग्राफी के नाम से मधुसूदन सर की क्लासेस हैं उनकी मैंने कोचिंग करी थी और उन्हीं से अपने नोट्स भी बनाए थे और यकीन मानेंगे मेरे उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं। वो भी काफी क्या जैसे इंडियन इकोनॉमी है या फिर इकोनॉमिक सर्वे है और अपडेट साइड से अपडेट करके पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो पर्सनली इनकी भी कोचिंग ले सकते हैं। 400-500 रुपए का इनका कोर्स होता है। तो जियोग्राफी के लिए आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आप इनके नोट्स भी बना लोगे। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी का इस बार जो रहा था काफी कुछ पेपर में टफ आई थी, कुछ में इजी आई थी। जैसे ग्रुप ए में ये थोड़ी साइकोलॉजी इजी आई थी लेकिन ग्रुप बी में हमारे थोड़ी टफ आई थी। तो साइकोलॉजी को थोड़ा सा आपको समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही अब पढ़ना होगा। आप सोचें कि आप अपनी बुक से खाली पढ़ सकते हैं तो आप उसको इतना समझ नहीं पाओगे। तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि साइकोलॉजी और पेडागोजी 10 नंबर की जो हमारी सब्जेक्ट में भी होती है तो इसके लिए आप अपनी पब्लिकेशन की एक तो बुक ले लो अगर आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो, या फिर उनके धीर सिंह गवाई सर की उनकी कोई ऑनलाइन कोचिंग ले लो और उस कोचिंग से आप नोट्स बना लो। तो आपके एक दो बार उनको रिवाइज करोगे तो आपको क्या वो थोड़ा अच्छा समझाते हैं, आपके अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी साइकोलॉजी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है, आपसे सजेशन यही है कि साइकोलॉजी को खुद से पढ़ने की बजाय एक बार आप इनके नोट्स से या कोचिंग से पढ़ लो। और अगर जिन स्टूडेंट ने पहले से कर रखी थी उनको तो बार बार अपने नोट्स ही रिवाइज करने। साथ में आप इनकी एक MCQ बुक भी ले लेना। फर्स्ट पेपर के लिए फर्स्ट ग्रेड की एक MCQ बुक आती है, उस बुक से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें क्या है आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अब लास्ट टॉपिक की हम बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट। एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इसकी आपके पास अगर पुरानी बुक है तो उस बुक को अभी पढ़ लो। जो भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं, जो टॉपिक आपके हट गए हैं उनको कैंसिल कर दो। नहीं तो अभी आपको कोई नई बुक नहीं खरीदनी है, अभी आप दिवाली तक इनका भी आप इंतजार करो क्योंकि इनमें ये अपडेट होकर नई बुक इसकी आएगी तो आपको अब नई बुक ही खरीदनी है। तो जैसे सबसे बेस्ट बुक मुझे जो लगती है वो तो SS यादव सर की बुक है क्योंकि लैंग्वेज भी अच्छी है और सारा इसमें कवर हो जाता है। या तो आप SS यादव सर की बुक ले लेना और इसके अलावा अगर आप चाहो तो राट पब्लिकेशन की भी बुक बोलते हैं अच्छी आती है तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। तो आपको जो भी बेस्ट बुक लगे, SS यादव सर की बुक में से काफी सस्ता भी है और अच्छा भी ये डालते हैं और ये नई बुक आएगी इनकी अब अपडेट होकर तभी आपको खरीदनी है, पुरानी बुक तो आपको अभी कोई लेनी ही नहीं है। तो ये मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको किस तरह से पढ़ना है। दूसरा, कौन सी बुक लिस्ट आपको रखनी है। अभी आपको नई कोई बुक नहीं खरीदनी है, पुरानी बुक के साथ ही आपको जो भी पढ़ रहे हो उनको कंटिन्यू रखिए दिमाग में बिना टेंशन लिए हुए। जैसे अपडेट बुक होके आए उनमें से आपको नया जो भी टॉपिक है आपके नए वो पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी इनकी स्ट्रेटेजी की, फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट पेपर की। अब लोगों की क्या, स्टूडेंट की सबसे ज्यादा टेंशन यही हो रही है कि अब कैसे पढ़ेंगे इसको। तो आपको टेंशन को तो रख दो साइड में, टेंशन का कुछ बनता ही नहीं है। इससे बढ़िया आप टेंशन लोगे, इससे बढ़िया उतने घंटे आप पढ़ोगे तो आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो क्या करना है आपको, कम से कम 6 घंटे अगर दे पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 घंटे तो आपको डेली देने ही है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं।
8 महीने बचे हैं, तो 8 महीने में भी आप टुकड़ों में बांट लो कि ये 4 महीने में तो आपको सिलेबस आपका कंप्लीट करना है, साथ में आपके जो न्यू टॉपिक है वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और लास्ट के 4 महीने में आपको क्या करना है, आपको केवल रिवीजन पर फोकस करना है, साथ में आपको एमसीक्यू बुक या पीवाईक्यू बुक की प्रैक्टिस करनी है बार-बार में, और लास्ट के महीनों में आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। तो ये लास्ट के 4 महीने तो आप ऐसे ही छोड़ दो कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे रिवीजन में जाने वाले हैं। अभी आपके पास बचते हैं सिर्फ 4 महीने, जिसमें भी 2-4 दिन आपके अभी दिवाली पे निकल जाएंगे। जो लेडीज हैं वो तैयारी कर रही हैं, तो उनको तो शायद अभी से लेके दिवाली तक में इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो निराश न हो। अब उनको क्या करना है, उनको अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, निरंतरता बनाए रखनी है। जितना भी टाइम आप पढ़ सकते हो, जितना भी टाइम मिले, 1 घंटे 2 घंटे जितना निकाल सकते हो आप उतना पढ़ो, लेकिन तोड़ना मत, पढ़ाई को छोड़ना मत, मतलब कंसिस्टेंसी को तोड़ना नहीं है। आपको जितना भी पढ़ सकते हो आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना, और ये नहीं सोचना कि मेरा सिलेबस नहीं होगा, आप उसके बाद कंटिन्यू आपकी पढ़ाई कर सकते हो। और एक क्या करना है अभी कि जब तक आपके पास बुक, आप बोल रहे हो मैडम कि अभी नई बुक ही आपको परचेज करनी है, तो आप क्या करोगे, क्या करना है, क्या आपके पास जो बुक है अभी 1 महीने तक उन पुराने टॉपिक की स्टडी करो, ठीक है। जैसे नई बुक आती है अगले महीने से फिर वो नए टॉपिक जो आपके बच रहे हैं उनकी स्टडी कर लेना, है ना। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपका टॉपिक्स भी सारे क्लियर हो जाएंगे, पुराने भी हो जाएंगे और नए भी क्लियर हो जाएंगे, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ में क्या करना है आपको कि एक चीज और करनी है कि आप इसमें कम से कम आपको 3 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलने हैं। आप सोचोगे कि हाँ एक जियोग्राफी एक दिन में पढ़ ली, या जियोग्राफी को पढ़ रहे हो, एक चैप्टर 1 यूनिट कर ली, फिर धीरे 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 1 महीने में जाके एक जियोग्राफी होगी, तो अब उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, 3 सब्जेक्ट तो कम से कम साथ में लेने होंगे, जिसमें से एक आप बोरिंग ले लो, 2 आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले लो आप, तो क्या आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। जैसे कैसे ले सकते हो आप, इसमें भी अपन एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं, करेंगे। अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैम आप बता दो कैसे कैसे हमको डेली टारगेट, डेली प्लान बनाना है, तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक मैथ ले लिया, मैथ है कई स्टूडेंट के लिए बोरिंग है, कई स्टूडेंट के लिए ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। लेकिन इसके साथ आपने ले ली दूसरी सब्जेक्ट, क्या लोगे आप, दूसरा सब्जेक्ट आपने इंडियन हिस्ट्री ले ली, तो इंडियन हिस्ट्री है कुछ स्टूडेंट के लिए वही बोरिंग है, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो एक दूसरे के अपोजिट आप इसको तैयारी करते हो। साथ में इसके साथ में आपको या तो साइकोलॉजी लेनी है, स्कूल मैनेजमेंट लेना है, तो ये दोनों टॉपिक्स आपको साथ में ले लेना इनमें से। तो ये जो बड़े सिलेबस आपके कंप्लीट भी होते चले जाएंगे, और जिससे आपके क्या मन में भी एक शांति सी मिलती है कि कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मैं ना आगे और अच्छे से जल्दी जल्दी कर सकता हूँ। फिर आप छोटे छोटे टॉपिक जो बचते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश है, रीजनिंग है, उनको भी आप क्लियर कर लेना। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ो, 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो कम से कम, और भी अच्छे से अगर आप कर सको। साथ में 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन आप रिवाइज को करो। ऐसा नहीं है कि आप वही बनाते चले गए, लिखते चले गए और आगे का सब पीछे का छोड़ते जा रहे हो, तो वो सब गुड़ गोबर होता है, हमारे दिमाग में कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि भाई आपने जो पढ़ा है उस पढ़ाई को आगे लर्न करने के लिए साथ में उसको जो भी पढ़ा है उसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। साथ में आप ये भी करो कि आपने जैसे आज जो टॉपिक पढ़ा जियोग्राफी का, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उस टॉपिक को आप कल जब नया टॉपिक चालू करोगे उससे पहले फटाफट से 10 मिनट के अंदर फटाफट से उसको देख लो, जल्दी 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 एक बार रिवाइज कर लो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ लिया। तो फिर वापस से जब दोबारा अच्छे से पढ़ोगे ना आपको तो याद हो जाएगा, तब आपको लगेगा यार मैंने तो ये 2 बार पढ़ लिया है वाला टॉपिक। तो इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना के पढ़ो, साथ में अपनी बुक की लिस्ट की को भी आपको कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या, और इसके बारे में और मैं आपको अच्छे से बताती रहूंगी आगे बार बार में वीडियो बना के। साथ में अगर आपको लगता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ताकि आपको कुछ भी टॉपिक पे अगर लगे कि हाँ मुझे मैडम इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर दूंगी, जितनी हेल्प हो जाएगी मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ मैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करो आपके कि आपको, और मेरे चैनल को अधिक लोगों से बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपको अधिक से अधिक वीडियो दे सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।